डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 11 रिश्ता तोड़ना। खुद को पुनिशमेंट देने, या यूं कहे कि रांझना के एहसास को जानने के बाद अस्तित्व रांझना के पास चला जाता है। वह कमरे में जाकर रांझना को देखता है जो बहुत ही आराम से सोई हुई थी। अस्तित्व उसके करीब जाकर उसके चेहरे को देखता है जो बस मासूमियत से भरी हुई थी। अस्तित्व की नज़र अब रांझना के हाथ पर जाती है। खाना बनाने की वजह से उसका जला हुआ हाथ इस वक्त काला सा पड़ चुका था। उसे कितना दर्द हो रहा होगा ये तो रांझना को ही पता था। अस्तित्व उसके करीब जाकर एड़ियों के बल बैठता है। वह उसके हाथों पर मरहम लगाने के मकसद से अपना हाथ तो बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। उसे कुछ याद आता है तो वह अपने हाथ को पीछे कर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे रांझना को छूने की इजाजत ही न हो। कहने को तो रांझना उसकी पत्नी थी, लेकिन पत्नी का दर्जा न ही उसने उसे दिया था और न ही वह देने वाला था। देता भी कैसे जब उसे पता था कि इस शादी के कोई मायने नहीं है। ये शादी बस ऐसे ही दोनों में बंध गया। न ही इसमें कोई वचन थे और न ही जीने मरने की कस्में। फिर ये शादी कैसे कहला सकती थी? दोनों पति पत्नी कैसे कहला सकते थे? इन सारी बातों को सोचते सोचते अस्तित्व उस जगह से उठ जाता है और रांझना से दूर जाने के मकसद लिए अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगता है। उसकी नजरें सामने थी, उसकी आंखें रांझना को ही देख रही थी, लेकिन उसके कदम रांझना से दूर होते जा रहे थे। उसका दिल तो बस उसके पास रहकर उसे देखना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग उसे ये इजाजत नहीं देती। वह बस उसे एक ही बात कहती जाती, ये रिश्ता नहीं बल्कि एक जबरदस्ती है। जबरदस्ती के सिवाय कुछ भी नहीं है। अस्तित्व रांझना से दूर होने के मकसद में कामयाब होकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह रांझना की आंखें बहुत ही धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसकी नज़र खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी पर पड़ती है, जो पूरे कमरे को रोशनी देने को तो बेकरार थी, लेकिन पर्दे की वजह से वह ये कर नहीं पा रही थी। रांझना धीरे से उठकर बैठ जाती है। बैठते ही उसकी नज़र सबसे पहले कमरे के चारों ओर जाती है। पूरा कमरा खाली था, जैसे उसमें रहने वाला कोई न हो। रांझना अस्तित्व को अपनी नज़रों से ही ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अस्तित्व कहीं भी नजर नहीं आता। रांझना को जब कोई नहीं दिखता तो वह धीरे से उठती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसके वॉशरूम में घुसते ही अस्तित्व कॉल पर बात करते हुए कमरे में आता है। अस्तित्व बात करते हुए कबर्ड से टॉवल निकालता है और वॉशरूम की ओर चला जाता है। वह इस बात से बेखबर था कि उसके कमरे में अब उसके सिवाय कोई और भी था। अस्तित्व वॉशरूम का दरवाजा खोल ही रहा था, पर उसे वह अंदर से बंद मिलता है। अस्तित्व पहले तो कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि वह भूल चुका था कि रांझना अब भी यहाँ है। अस्तित्व दरवाजे के अंदर कौन है ये जानने की कोशिश करता, उससे पहले उसका फोन फिर से रिंग कर जाता है। फोन रिंग होते ही वह सीधे दरवाजे से थोड़ा हटकर बात करने लगता है। उसके बोलने की आवाज वॉशरूम के अंदर तक आ रही थी। रांझना को जब एहसास होता है कि अस्तित्व बाहर ही खड़ा है तो वह जल्दी से नहाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही अस्तित्व पीछे मुड़कर देखता है। पीछे रांझना खड़ी थी। रांझना उसे देख जल्दी से अपना सिर झुका लेती है, तो वही अस्तित्व रांझना से नजरें हटा लेता है। वह जाकर फोन को टेबल पर रखता है। रांझना जल्दी से वहां से बालकनी की ओर चली जाती है। अस्तित्व भी अब सीधे वॉशरूम चला जाता है। रांझना अपने गीले बालों को सुखाती है। जब तक बाल सूख जाते हैं तब तक अस्तित्व भी नहाकर बाहर आ जाता है। रांझना भी अंदर जाती है। अस्तित्व बस एक टॉवल में था। रांझना जैसे ही उसे टॉवल में देखती है तो जल्दी से उसे पीट करके खड़ी हो जाती है। अस्तित्व जाकर अपने कपड़े पहनता है और रेडी होकर उस कमरे से निकल जाता है। उसके जाने का एहसास होते ही रांझना दरवाजे की ओर देखती है। दरवाजा एकदम खाली था।
अस्तित्व जा चुका था। रांझना जाकर आईने के सामने खड़ी होती है। वह अपने आप को आईने में देखने लगती है। उसका चेहरा इस वक्त थोड़ा ठीक लग रही थी, वरना कल रात तो उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, जैसे वह कितने वक्त से बीमार हो। रांझना सिंदूर उठाकर अपने मांग में भरती है। इतना करते ही वह सिंदूर रखकर जाने के लिए मुड़ती है, तभी वह किसी के सीने से टकरा जाती है। रांझना सिर उठाकर देखती है तो सामने अस्तित्व खड़ा था। उसे देखते ही रांझना थोड़ा पीछे हो जाती है। अस्तित्व ड्रेसिंग टेबल से अपना घड़ी लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रांझना एक राहत की सांस लेती है। तभी एक सर्वेंट अंदर आता है। वह अंदर आकर रांझना से कहता है, मैम, सर ने कहा है कि आप बस बेड पर आराम करें। रांझना अस्तित्व के ऐसे व्यवहार से हैरान थी। ऐसे में तो वह उस पर इतना चिल्लाता था और अब ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वह खुद गूंगा हो। वह खुद भी तो बोल सकता था कि बेड पर रहना, लेकिन नहीं। अपनी बात वह सर्वेंट के द्वारा कहला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने दोनों की सही जोड़ी बनाई। दोनों ही गूंगा गूंगी थे। सर्वेंट के कहने के कुछ वक्त बाद ही रांझना बेड पर बैठ जाती है। सर्वेंट उसे नाश्ता देता है। रांझना नाश्ता खाने के बाद दवाई लेती है, फिर बेड पर आराम से लेट जाती है। वहीं दूसरी ओर दीक्षित विला, एक ब्लैक कलर की कार विला के अंदर जाकर रुकती है। उसमें एक थोड़े ज्यादा उम्र का आदमी बाहर आता है। वह कॉल पर बात कर रहा था। बात करते करते वह अंदर चला जाता है। वह जाकर सीधे सोफे पर बैठता है। हिमांशी जैसे ही उस इंसान को देखती है तो वह जल्दी से जाकर उनके पास टेबल पर पानी रखती है। वह आदमी हिमांशी को एक नज़र देखता है, फिर फोन पर बिजी हो जाता है। हिमांशी उसके बगल में बैठती है। वह हिमांशी के पति ब्रिजेश दीक्षित थे। ब्रिजेश कुछ वक्त बाद कॉल कट करके पानी पीते हैं। हिमांशी उनसे कहती है, हमने इतने कॉल किए, आपने एक कॉल भी रिसीव नहीं की। ब्रिजेश पानी को टेबल पर रखकर कहते हैं, क्या बताऊं, उधर नेटवर्क ही नहीं था। इतना बोल वह अपने जूते निकालते हैं। हिमांशी को समझ नहीं आता कि वह रांझना के बारे में कैसे बताए, पर उन्हें बताना तो था। हिमांशी हिम्मत करके बहुत मुश्किल से कहती है, सुनिए जी, हमें आपको कुछ बताना है। ब्रिजेश जवाब में कहते हैं, हाँ बोलो। हिमांशी थोड़ी देर तक सोचती रहती है कि वह कैसे बताए। वही ब्रिजेश उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। हिमांशी कहती है, वो रांझना को। रांझना का नाम सुनते ही ब्रिजेश के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वह कहते हैं, अब मैं आ गया हूं तो अब अभय और रांझना की शादी कल परसों तक करा देंगे। हिमांशी ये सुनते ही परेशान हो जाती है। वह अपनी हिम्मत जुटाकर कहती है, नहीं, शादी तो नहीं हो पाएगी। वो रांझना को अस्तित्व ने जबरदस्ती ले जाकर उससे शादी कर ली। जैसे ही ब्रिजेश ये सुनते हैं तो वह शॉक्ड हो जाते हैं। वह हैरानी से कहते हैं, व्हाट। हिमांशी मायूसी से ब्रिजेश को देखती है। ब्रिजेश के चेहरे पर एकदम से ही गुस्सा उतर आता है। वह एकदम गुस्से से चिल्लाते हैं, और तुमने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा। हिमांशी उनके चिल्लाने से डर जाती है। वह घबराई हुई कहती है, मैंने इसलिए बहुत सारे आपको कॉल किए थे, लेकिन आपने रिसीव ही नहीं किया। वो असल में अभय के कारण अस्तित्व हीर को लेने आए थे, लेकिन गलती से उन्होंने रांझना को हीर समझ लिया और इतना कहते ही वह चुप हो गई। ब्रिजेश कंफ्यूज्ड होकर अपनी पत्नी को देखते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह सख्त आवाज में कहते हैं, ठीक से बताओ क्या हुआ। ब्रिजेश के कहते ही हिमांशी उन्हें सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनने के बाद ब्रिजेश अपनी जगह से खड़े होते हैं और कहते हैं, रांझना हमारे घर की बहू बनने वाली थी और अब भी बनेगी। जो रिश्ता जबरदस्ती से बंधा हो, हम उसमें रांझना को कैसे रहने दे सकते हैं। रांझना सिर्फ हमारे घर की बहू है, चलो मेरे साथ। इतना बोल वह अपना जूता फिर से पहनकर वहां से निकल जाते हैं। हिमांशी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। दीवान पैलेस। ब्रिजेश और हिमांशी इस वक्त दामिनी के सामने खड़े थे। ब्रिजेश उन्हें देखते हुए कहते हैं, हम आज ही दुबई से घर आए तो यहाँ हमें पता चला कि हमारी बहू के साथ जबरदस्ती हुई है। आपके पोते ने हमारी बहू से जबरदस्ती शादी कर ली। ये तो गलत है। दामिनी के साथ पूरे परिवार को पता था कि ये गलत है। दामिनी बहुत ही शांत आवाज में कहती है, हाँ बिल्कुल गलत है, इसलिए हमने रांझना को अपने घर की बहू स्वीकार लिया है। ब्रिजेश ये सुनकर एकदम से कहते हैं, नहीं ये गलत है। आप ऐसे रांझना को इस जबरदस्ती के रिश्ते में रहने के लिए नहीं कह सकते। आप तो इंसाफ करती है, फिर आप रांझना के साथ अन्याय क्यों कर रही हैं। दामिनी को समझ नहीं आया कि आखिर ब्रिजेश कहना क्या चाहते हैं। दामिनी सवाल करती है, आप कहना क्या चाहते हैं, हमें रांझना के साथ क्या करना चाहिए। ब्रिजेश अपनी बात रखते हुए कहते हैं, हमारे कहने का बस यही मतलब है कि रांझना हमारे घर की बहू बनने वाली थी तो वो हमारी घर की ही बहू बनेगी। बस एक शादी ही तो हुई है, वो भी जबरदस्ती वाली।
किसी को पता तो नहीं है, अगर हम उसे तोड़ भी दे तो किसे ही पता चलेगा, वो तो बस हमारे बीच ही रहेगा। और वैसे भी इस जबरदस्ती वाली शादी में न रांझना खुश रहेगी और न ही अस्तित्व। फिर क्यों इस शादी को रखना है? रांझना अभय के साथ शादी करने के लिए बहुत खुश थी। उसने खुद इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है, तो क्यों उसकी खुशी को दबाना है? वो बोल नहीं सकती, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके खुशियों को भी दबा दिया जाए। ब्रिजेश की बातें सुनकर दामिनी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि यह सच तो था, इस वक्त अस्तित्व अपने करियर के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है, उसे शादी जैसे चीजों से कोई मतलब नहीं है। वही रांझना तो अस्तित्व के जबरदस्ती की वजह से उसके साथ बंधी थी। थोड़ी देर तक सोचने के बाद दामिनी कहती है, आप ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन हमें एक बार दोनों से पूछना चाहिए कि दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। ब्रिजेश तुरंत कहते हैं, रांझना तो अभय के साथ रिश्ते में खुश थी, फिर वो दूसरे के साथ रिश्ते में क्यों रहना चाहेगी? देखिए, हमें लगता है आपको अभी रांझना को हमारे साथ जाने देना चाहिए, दोनों की 3 दिन में शादी है। हिमांशी को तो समझ नहीं आ रही थी कि ब्रिजेश शादी होने के बावजूद अभय से रांझना की शादी क्यों करवाना चाहते हैं। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई कि वह रांझना को किसी दूसरे की बहू नहीं बनाना चाहते। सुपर्णा को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तो रांझना को अपनी बहू भी मान लिया, तो फिर वह ऐसे कैसे उसे जाने दे सकती थी। सुपर्णा ब्रिजेश से कहती है, भाई साहब, आप भगवान के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। शादी कोई मजाक नहीं होता, चाहे वो जबरदस्ती से हुई हो या मर्जी से हुई हो। भगवान खुद जोड़ी बनाते हैं। ब्रिजेश की अचानक से मुट्ठी कस जाती है। उन्हें अंदर से थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह गुस्से को संभाल कर कहते हैं, जी नहीं, अस्तित्व और रांझना की जोड़ी भगवान ने नहीं, आपके बेटे ने जबरदस्ती बनाई है। आप जबरदस्ती के बनाए जोड़ी को भगवान की बनाई जोड़ी नहीं कह सकते। सुपर्णा कुछ कहने को हुई, तभी दामिनी उन्हें बीच में टोकते हुए कहती है, सुपर्णा आप चुप रहिए, यहाँ भगवान की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात रांझना की खुशी की है। अगर वो अभय के साथ खुश थी तो हम उसकी खुशियों को छीनने वाले कौन होते हैं? वैसे भी अस्तित्व ने पहले ही उस बच्ची के साथ बहुत कुछ कर दिया। सुपर्णा चुप होकर सिर झुका लेती है। उन्हें सब बातें सही तो लग रहा था, लेकिन रांझना का इस घर से जाना बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों, मगर अंदर ही अंदर उन्हें बेचैनी सी हो रही थी। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रांझना यहाँ से जाए। दामिनी अब ब्रिजेश की ओर देखकर कहती है, अभी तो रांझना यहाँ नहीं है, वो बेंगलो में अस्तित्व के साथ हैं। मैं अस्तित्व को कॉल करके कल ही बुलाता हूँ। ये सुनते ही ब्रिजेश हाथ जोड़ते हैं, फिर हिमांशी को लेकर वहां से चले जाते हैं। ब्रिजेश और हिमांशी दीवान पैलेस से बाहर निकल चुके थे, दोनों गाड़ी में थे। हिमांशी ब्रिजेश से थोड़ा परेशान होकर कहती है, ब्रिजेश, आपने सुना न कि रांझना अस्तित्व के साथ हैं? अगर उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा तो? ब्रिजेश एकदम से कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बीच अगर कुछ हुआ भी होगा तो भी रांझना सिर्फ हमारे घर की बहू बनेगी। उसे मैंने कितनी मुश्किल से ढूंढा है, उस जैसी लड़की इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। हिमांशी जैसे ही यह सुनती है तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ब्रिजेश को यह जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि रांझना वर्जन है या नहीं। ऐसे तो वह अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे तो कोई भी बाप अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से कभी नहीं कराते, लेकिन ब्रिजेश को अपने बेटे से कोई मतलब ही नहीं था। वहीं मंदिर में समीरा और अभय बैठे हुए थे। जब रांझना की अस्तित्व से शादी हो चुकी थी तब दोनों ने एक दूसरे से बात की। अभय ने समीरा से माफी मांगी, क्योंकि वह खुद समीरा से प्यार करता था और रांझना से तो वह जबरदस्ती की शादी में बंध रहा था। लेकिन आज फिर जैसे ही उन्हें ये न्यूज मिली कि अभय की शादी रांझना से होकर रहेगी तो दोनों फिर से परेशान थे। समीरा को तो अब रोने का मन कर रहा था। वह अभय के हाथ को टाइटली पकड़कर कहती है, अभय प्लीज अपने पापा को मनाओ ना, उनसे कहो कि तुम्हें कोई शादी नहीं करनी, अब तो तुम्हें रीजन भी मिल गया है। तुम उनसे कहो कि तुम एक शादीशुदा लड़की से शादी नहीं करना चाहते। अभय बेबस था, वह भी समीरा के हाथ को पकड़े कहता है, समीरा मैं खुद नहीं चाहता कि मैं किसी से भी शादी करूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे ही शादी करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने पापा के सामने कुछ नहीं कह सकता। मैं उनके फैसलों के खिलाफ नहीं बोल सकता। समीरा को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह अभय के कॉलर को पकड़कर कहती है, अगर अपने पापा से इतना ही डरते हो तो तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? अभय प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, प्लीज कुछ करो। समीरा अब रोने लगी थी। उसे अभय से बिछड़ते वक्त पहले भी तकलीफ हुई थी, आज फिर उसे बिछड़ने जा रही थी। अभय लाचारी से समीरा को देखता है, क्योंकि उसने अपने पापा से बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने उसकी पूरी बात को इग्नोर कर दिया। अभय समीरा के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है,
समीरा, समीरा प्लीज मत रो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। समीरा आंसू से भरी आंखों से अभय को देखती है और थोड़ा गुस्से से कहती है, तो जिंदगी भर तड़पते हुए देख सकते हो तुम, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? अभय आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अब समीरा बहुत जोर से रोने लगी थी। अभय बेबसी से समीरा को देख रहा था। उसे ऐसे रोते हुए देखकर अभय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समीरा रोते हुए अभय के सीने से लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। CH12 रंजाना हेल्थ समीरा। समीरा रो रही थी और अभय उसे चुप कराने में लगा हुआ था। कुछ देर में समीरा सिर उठाकर अभय को देखती है और उससे कहती है, अभय प्लीज। अभय अब भी बेबसी से समीरा को देख रहा था। अगर उसके हाथ में कुछ होता तो वह जरूर ही करता। जब समीरा ये देखती है कि अभय कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहा, तो वह एकदम से गुस्से से कहती है, अगर इस बार तुमने कुछ नहीं किया तो मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। अभय ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। समीरा गुस्से में भी थी और सीरियस भी थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो जो कह रही है वही करने वाली है। अभय जल्दी से नमे सिर हिलाकर कहता है, नहीं समीरा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। समीरा अब उसे नजरअंदाज करके वहां से जाने लगती है। अब उसे अभय से बिल्कुल भी बात नहीं करनी थी। अभय उसके पीछे जाते हुए कहता है, समीरा, समीरा मेरी बात सुनो। समीरा अपने आंसुओं को पोंछते हुए बिना रुके जाने लगती है। जाते हुए भी उसकी आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे। उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया था जो अपने प्यार से लड़ भी नहीं सकता। अभय से दूर जाने के मकसद से समीरा अब दौड़कर वहां से चली जाती है। ज्यादा देर अभय उसके पीछे नहीं जा पाता। वह बस समीरा को देखता रह जाता है। वहीं समीरा जल्दी से कार में जाकर बैठती है। उसके बैठते ही कार वहां से चल पड़ती है। समीरा अब फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी किस्मत जैसे उसे हर बार रुलाने का काम करती है। समीरा बहुत देर तक तो रोते रहती है। बेंगलो, रात का वक्त था। अस्तित्व घर आता है। उसके पीछे पीछे तरंग आते हुए कहता है, अस्तित्व, दादी का कॉल आया था। ये सुनते ही अस्तित्व के कदम एकाएक रुक जाते हैं। वह तरंग की आगे की बात सुनने के लिए वहीं रुक जाता है। तरंग अस्तित्व के थोड़े पास खड़ा होकर कहता है, वो दादी ने कहा कि। इतना बोलते हुए उसकी नजर रांझना पर जाती है। रांझना सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। अस्तित्व की भी नजर रांझना पर चली जाती है। रांझना का ध्यान पहले तो दूसरी ओर ही था, लेकिन उसकी भी नजरें अचानक से ही अस्तित्व और तरंग पर चली जाती हैं। अस्तित्व उसे देखते ही दूसरी ओर अपनी नजरें घुमा लेता है। रांझना भी अब उससे नजरें हटाकर किचन में चली जाती है। वह पानी लेकर फिर से कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसके कमरे में जाते ही तरंग कहता है, वो दादी ने तुम्हें बुलाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, साथ में भाभी को भी ले जाने को कहा है। अस्तित्व तरंग की ओर देखता है। अस्तित्व बहुत ही शांत मगर सीरियस आवाज में कहता है, अभी जाने की तैयारी करो। ये सुनकर तरंग जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है। अस्तित्व अपने कमरे की ओर देखता है, फिर तरंग को देखता है। तरंग उसके मूवमेंट को देखते ही समझ जाता है कि बात क्या है। तरंग जल्दी से कहता है, मैं उन्हें अभी बताकर आता हूँ। अस्तित्व उससे नजरें हटाए अब एक कमरे की ओर बढ़ जाता है। वहीं तरंग रांझना को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में सब रेडी होकर निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही नंदना इधर से उधर देखती है। जिस दिन उसे यहाँ लाया गया था तब वह पहली बार फ्लाइट पर चढ़ी थी, और आज दूसरी दफा थी जब वह फ्लाइट पर चढ़ने वाली थी। अस्तित्व हमेशा प्राइवेट प्लेन पर ही जाता था। हमेशा की तरह अस्तित्व आगे आगे जा रहा था और रांझना उसके पीछे पीछे। दोनों अंदर जाते हैं। अस्तित्व जाकर एक चेयर पर बैठता है तो वहीं रांझना वहां जाते ही खड़ी रहती है। उसे यह समझ नहीं आता कि उसे कहाँ बैठना है। उसे अस्तित्व के साथ बैठना चाहिए या फिर उसे दूसरी कोई सीट पर बैठना चाहिए। रांझना अपनी उलझन में ही गुम थी कि तभी तरंग आकर उसे अस्तित्व के पास वाली सीट की ओर इशारा करते हुए कहता है, बैठिए भाभी। रांझना पहले तो एक नज़र अस्तित्व को देखती है, जिसका ध्यान जरा भी रांझना पर नहीं था। रांझना धीरे से जाकर उसके पास बैठ जाती है और अचानक से ही वह अपने हाथ अस्तित्व के हाथ के ऊपर रख देती है। जैसे ही उसे अस्तित्व के हाथ के होने का एहसास होता है तो वह तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। अस्तित्व भी अपना हाथ हटा लेता है। रांझना अपने दोनों हाथ एक जगह पर समेट कर रखती है ताकि वह फिर कहीं और न चली जाए। रात के करीब 10 बजे दीवान पैलेस। अस्तित्व और रांझना दीवान पैलेस पहुंच चुके थे। आज पहली बार ऐसा था कि रांझना और अस्तित्व साथ में यहाँ आए थे। अस्तित्व आगे चलता हुआ आ रहा था। वह जैसे ही दरवाजे पर कदम रखने को हुआ तभी अचानक किसी की आवाज ने उसे रोक लिए। रुक जाए अस्तित्व। अस्तित्व के पैर जो आगे बढ़े थे वह हवा में ही रह गए।
अस्तित्व सामने देखता है। सामने उसकी माँ सुपर्णा खड़ी थी। वह रांझना और अस्तित्व को साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वह एक सर्वेंट से जल्दी से आरती की थाल लेकर आने को कहती है, जिसके बाद सर्वेंट तुरंत उसे आरती की थाल लेकर देती है। सुपर्णा जल्दी से उनके पास जाती है और मुस्कुराते हुए उन दोनों की आरती उतारती है। अस्तित्व को ये सब ज्यादा पसंद तो नहीं आता था, लेकिन वह उसकी माँ को मना भी तो नहीं कर सकता था। सुपर्णा दोनों की नज़र उतारते हुए कहती है, कितनी प्यारी जोड़ी है आप दोनों की, किसी की नज़र न लगे। सुपर्णा अपने बेटे और बहू को देखकर यह भूल ही चुकी थी कि कुछ वक्त में ही एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे उन दोनों का रिश्ता टूटकर बिखर जाएगा। सुपर्णा अब दोनों को अंदर बुलाती है। अस्तित्व तो जल्दी से चलते हुए अंदर आ जाता है। उसने ना रांझना का हाथ पकड़ा था और ना ही उसके साथ अंदर आने को तैयार था। जब सुपर्णा इस चीज को गौर करती है तो रांझना को देखती है। वह बेसिकली पूछना चाह रही थी कि आखिर क्या बात है। रांझना कुछ भी बोलती उससे पहले दामिनी की आवाज आती है, वाह ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने कल आने के लिए कहा था, आप तो आज ही आ गए। अस्तित्व जाकर दामिनी के पैर को छू लेता है। दामिनी उसके सिर पर हाथ रख लेती है। दामिनी की नज़र अब रांझना पर चली जाती है। रांझना को देखते ही दामिनी अस्तित्व से कहती है, लेकिन अस्तित्व, इस बार जो आपने किया है उससे हम बहुत नाराज हैं। गलती करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपने तो सजा देने के चक्कर में इस बार खुद दो गलती की है। अस्तित्व सिर झुका लेता है और उसकी एकदम से ही मुट्ठी कस जाती है। वह अपने दादी के सामने कभी इस तरह नीचे नहीं गिरा था। पहले उसकी दादी ने जब भी कुछ किया बस उसकी तारीफ ही की, लेकिन आज ऐसा हो रहा था कि दामिनी उससे नाराज भी थी और ताना भी मार रही थी। दामिनी कहती है, खैर, किस्मत ने आपको गलती सुधारने का एक मौका दिया है। ये सुनते ही अस्तित्व सिर उठाकर दामिनी को देखता है। दामिनी अस्तित्व के कंधे पर हाथ रखे पूछती है, पहले आप ये बताइए कि क्या आप रांझना के साथ इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। अस्तित्व चुपचाप बस दामिनी को देख रहा था। दामिनी भी उसके आंखों में देख रही थी, जैसे उसके आंखों में देखकर वह अस्तित्व को समझना चाह रही हो। जब अस्तित्व कोई जवाब नहीं देता तो दामिनी कहती है, अगर नहीं तो आप रांझना को उसी जगह छोड़कर आइए जहां से आप उसे लाए थे, मतलब दीक्षित विला। ब्रिजेश अब भी रांझना को अपनी बहू बनाने को तैयार है। ये सुनकर अस्तित्व थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कोई भी इंसान शादीशुदा लड़की को अपनी बहू बनाने को मान ही नहीं सकता। वहीं जब रांझना ये सुनती है कि उसे फिर से दीक्षित विला भेजा जाएगा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई सामान है जिसे जहां चाहे वहां रख दिया। इस बात से रांझना को अपने दिल में बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन वह खुद भी क्या कर सकती थी, जो गलतफहमी का रिश्ता बना हुआ था उसे आगे बढ़ाना भी तो मुश्किल ही था। अस्तित्व तो उसे शुरू से पसंद नहीं करता था, तो फिर वह अस्तित्व के साथ जिंदगी भर कैसे रह सकती थी, और वह शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे लड़के से शादी कैसे कर सकती थी। रांझना भले बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह खुद के नज़रों में कभी इस कदर नहीं गिर सकती थी कि कभी इसको पति बनाए कभी उसको बनाए। अस्तित्व अब भी चुप था। दामिनी उसके कंधे पर प्रेस करते हुए कहती है, जाकर आराम कर लीजिए, पूरी रात है आपके पास सोचने के लिए। कल सुबह आपका जो भी फैसला होगा हम सबको मंजूर होगा। अस्तित्व अब वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। दामिनी अब रांझना को देखती है जो सिर झुकाए खड़ी थी। दामिनी उसके पास जाकर उसके चिन को पकड़ ऊपर करती है। रांझना की नज़र सीधे दामिनी से मिल जाती है। दामिनी रांझना के आंखों में देखकर कहती है, रांझना, क्या आप अस्तित्व के साथ खुश हैं? रांझना तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। दामिनी रांझना को देखकर कुछ सोचती है, फिर उससे कहती है, आप भी जाकर आराम कर लीजिए, कल जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना बोल वह उसके चिन्ह से हाथ हटाती है और सुपर्णा को देखकर कहती है, सुपर्णा, रांझना को गेस्ट रूम में लेकर जाइए। सुपर्णा को यह सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कल के फैसले तक वह रांझना और अस्तित्व को एक साथ रख भी नहीं सकते थे। सुपर्णा रांझना को लेकर गेस्ट रूम में चली जाती है। अगली सुबह आज फैसलों की घड़ी थी। दामिनी सोफे पर बैठी हुई थी, वही अस्तित्व सीढ़ियों से उतरकर आ रहा था। वह एकदम रेडी होकर आ रहा था जैसे कोई काम करने जा रहा हो। शिवांश उसे ऊपर से नीचे देखते हुए खुद में बड़बड़ाता है, सीरियसनेस की दुकान आ गया। इसमें इतना सीरियसनेस है कि कोई भी कह सकता है ये मुझसे बड़ा है। छोटे भाई इसकी तरह थोड़ी होते हैं, छोटे भाई तो मेरी तरह छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा होते हैं। शिवांश खुद को छोटा जस्टिफाई करने के बाद जल्दी से दौड़कर जाता है और अस्तित्व को छोटे बच्चों जैसा गले लगाकर कहता है, भैया आप आ गए, मेरे प्यारे भैया, मेरे अच्छे भैया, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं?
इतना बोल वह अपनी सिर उठाकर टिमटिमाती नजरों से उसे देखने लगता है। अस्तित्व उसे बहुत बुरी तरह से घूरता है। उसे इमचो वाली हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शिवांश को पता नहीं था कि अस्तित्व घर आया है, उसे तो सुबह सुबह पता चला, और न ही उसे ये पता था कि रांझना के साथ वो लोग क्या करने वाले हैं। शिवांश की इस हरकत से सुपर्णा तो हंस पड़ती है। अस्तित्व शिवांश को खुद से दूर करता है और उसे घूरते हुए कहता है, सुधर जा। अस्तित्व अब उसे इग्नोर करता हुआ दामिनी की ओर बढ़ जाता है तो वहीं शिवांश का मुंह बन जाता है। सुपर्णा अस्तित्व को देखकर रांझना को बुलाने के लिए गेस्ट रूम में चली जाती है। बाकी सब अब अस्तित्व के फैसले को सुनने को तैयार थे। दामिनी कहती है, तो पूरी रात क्या सोचा आपने अस्तित्व? आप रांझना को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं या फिर उन्हें दोबारा उस जगह पर छोड़कर आना है? अस्तित्व कुछ पल चुप रहता है। अस्तित्व अब बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि तभी सुपर्णा दौड़कर आती है और कहती है, रांझना कमरे में नहीं है। सुपर्णा की बात सुनते ही अस्तित्व जो बोलने वाला था वह उसके मुंह में ही रह जाते हैं, वह अपने शब्दों को निगल लेता है। सुपर्णा के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। शिवांश ये सुनकर कहता है, भाभी और समीरा तो मंदिर गई हैं, मैं खुद उन्हें छोड़कर आया हूँ। दामिनी जैसे ही ये सुनती है तो वह एकदम से घबरा जाती है। उन्हें पता था कि समीरा रांझना को अपने साथ क्यों लेकर गई होगी। जरूर समीरा रांझना के साथ कुछ करने वाली थी। ये सोचते ही दामिनी शिवांश पर गुस्से से चिल्लाती है, किससे पूछकर तुम दोनों को लेकर गए? शिवांश थोड़ा सोचकर कहता है, वह उससे ज्यादा कुछ बोलता दामिनी जल्दी से उस पर चिल्लाती है, नालायक, कोई काम तो होता नहीं है, काम बिगाड़ने में माहिर रहते हो। शिवांश का मुंह बंद हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी। दामिनी जल्दी से अपनी जगह से उठकर कहती है, गाड़ी निकालो जल्दी। वहीं दूसरी ओर मंदिर में समीरा रांझना को सब कुछ बताती है। रांझना जब सब कुछ सुनती है तो उसे समीरा के लिए बहुत बुरा लगता है। समीरा रांझना के दोनों हाथों को पकड़कर रोते हुए कहती है, भाभी प्लीज आप शादी के लिए मना कर दीजिए, मैं अभय के बिना नहीं रह सकती। समीरा के आंखों से टप टप करता हुआ आंसू बहते जा रहा था। रांझना समीरा के आंसुओं को पोंछते हुए नमे सिर हिलाती है, वह उसे रोने से मना कर रही थी। रांझना अब उसे कुछ कहने लगती है, वह इशारे से उसे कुछ कह रही थी लेकिन समीरा को समझ नहीं आता। समीरा नासमझी से रांझना को देख रही थी। रांझना को जब समझ आता है कि समीरा उसकी कोई बात नहीं समझ रही है तो वह उसके फोन की ओर इशारा करती है। समीरा को अब भी समझ नहीं आ रहा था। समीरा अपना फोन रांझना को देती है। रांझना उसे लॉक खोलने का इशारा करती है। समीरा जल्दी से लॉक खोलकर रांझना को देती है। रांझना फोन में जल्दी जल्दी कुछ टाइप करती है। समीरा कंफ्यूज्ड होकर उसे देख रही थी, वह क्या टाइप कर रही है ये देखने लिए समीरा थोड़ा झुक जाती है। रांझना जल्दी से टाइप करके समीरा को देती है। समीरा उसे पढ़ती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं शादी के लिए हाँ नहीं कर रही हूँ, मैं दो प्यार करने वाले के बीच में नहीं आऊंगी। ये सुनते ही समीरा रांझना को इमोशनल होकर देखती है। समीरा जल्दी से रांझना को गले लगा लेती है, फिर उससे दूर होकर कहती है, भाभी मुझे आपसे और एक हेल्प चाहिए। मैं अभय के साथ यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ क्योंकि हर बार हम दोनों किसी वजह से अलग हो जाते हैं। अब मैं उससे और दूर नहीं रह सकती। भाभी आप प्लीज यहाँ जो कुछ भी हो संभाल लेना प्लीज। रांझना को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा क्योंकि माँ बाप के इजाजत के बिना इतना बड़ा फैसला लेना गलत था। रांझना फिर से उससे फोन लेकर कुछ टाइप करती है, फिर समीरा को देती है। समीरा उसे पढ़ती है, ये गलत है, आपको अपने घर के बड़ों से इजाजत लेनी चाहिए। ये देखते ही समीरा उसके पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है, कोई मेरी बात नहीं समझता, सब हमें बस अलग करने की ही कोशिश करते हैं। प्लीज भाभी आप तो मेरी बात सुनिए, अगर इस बार अभय मुझसे जुदा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। रांझना जल्दी से समीरा को उठाती है और उसे ऐसा बोलने के लिए मना करती है। उसी वक्त अभय भी आ जाता है। रांझना समीरा और अभय को बस देखती रह जाती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। CH13 अभय एंड समीरा's escape। मंदिर में एक एक करके कार रुकती है। दामिनी जल्दी से कार से निकलती है और तेज कदमों से चलकर जाने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अब भी जवानी की उम्र में हो। अस्तित्व भी जल्दी से दौड़ते हुए अपने दादी के पीछे जा रहा था। दामिनी और अस्तित्व जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं तो उनकी नज़र सीधे रांझना पर जाती है। रांझना को डर तो लग रहा था लेकिन वह अपने डर को संभाले हुए खड़ी थी। अस्तित्व अपनी बहन को खोजने के मकसद से चारों तरफ नजर घुमाता है पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। मंदिर में आज ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। दामिनी भी पहले तो समीरा को देखने की कोशिश करती है लेकिन जब उन्हें समीरा कहीं नहीं दिखती तो वह रांझना को देखकर पूछते हैं,
रांझना, समीरा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उनके ये सवाल करते ही रांझना अपनी सिर झुका लेती है। अब वह क्या ही बताए। गिरी और तरंग जल्दी से आकर एक साथ कहते हैं, समीरा कहीं नहीं है। ये सुनते ही अस्तित्व की सीधी नजरें रांझना पर जाती हैं। दामिनी भी रांझना को देखती है और पूछती है, रांझना, कहाँ है समीरा? वो तो आपके साथ थी ना? रांझना का सिर झुका तो झुका ही रह जाता है। दामिनी फिर से उससे सवाल करने वाली थी, पर वह सवाल करती उससे पहले उन्हें कॉल आता है। दामिनी कॉल रिसीव करके अपने कान में सटा लेती है। उधर ब्रिजेश थे, जिन्होंने रांझना को लेकर आने के लिए अभय को भेज दिया था, लेकिन अभय तो अलग ही दिशा की ओर मुड़ गया। दामिनी ब्रिजेश की बातें सुन रही थी। ब्रिजेश की बात सुन दामिनी रांझना को देखती है। वही वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। दामिनी कॉल कट करने के बाद बहुत ही शांत आवाज में कहती है, रांझना, आपने समीरा और अभय को भगा दिया। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर एक सिकन सी दिख रही थी। वही अस्तित्व जैसे ही यह सुनता है तो उसका पारा हाई हो जाता है। समीरा उसकी इकलौती बहन थी, जिसे सबने मिलकर बहुत ही प्यार से पाला था, फिर वही कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। ऊपर से अस्तित्व को तो ये पता था कि पहली बार अभय ने उसकी भोली बहन को धोखा दिया था, उसकी जिंदगी के साथ खेला था, और उसी इंसान के साथ रांझना ने समीरा को भगा दिया। रांझना सिर उठाकर एक नज़र दामिनी को देखती है, फिर नजरें झुका लेती है। दामिनी अब भी शांत थी। उसे पता था कि समीरा ने रांझना को बहला फुसला लिया होगा। दामिनी बहुत ही शांत आवाज में कहती है, रांझना, यह आपने ठीक नहीं किया। आपको कम से कम हमारे घर की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए था। रांझना को अंदर से बहुत बेचैनी होने लगती है। उसने तो बहुत कोशिश की थी समीरा को समझाने की, लेकिन समीरा उसकी कोई बात मानने को ही तैयार नहीं थी। फिर वह भी क्या ही कर सकती थी। रांझना अब भी चुप थी, उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। दामिनी गिरी से कहती है, सब तरफ बॉडीगार्ड लगा दो, किसी भी हालत में दोनों बचकर नहीं जाने चाहिए। इतना कहते हुए वह जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए जाने लगती है। उनके चेहरे पर अनगिनत परेशानी थी। वहीं अस्तित्व को भी अपने बहन की फिक्र थी। उसके दिमाग में बस उसकी बहन थी, इसलिए दौड़ते हुए वह भी चला जाता है। अब वो मंदिर बिल्कुल खाली हो जाता है। किसी को भी रांझना की ना मौजूदगी का ख्याल नहीं आता। सब उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। हर जगह अभय और समीरा को ढूंढा जाता है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिलता। दोनों जैसे गायब हो चुके थे, ना ही किसी स्टेशन, ना ही फ्लाइट। दामिनी के साथ अस्तित्व भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दामिनी परेशान होकर कहती है, अगर दामाद जी को पता चला तो वो तो समीरा की जान ही ले लेंगे। अस्तित्व उसके पास ही था। वह दामिनी को देखता है। उससे भी पता था कि समीरा के पापा कैसे हैं। अगर उनकी इज्जत पर बात आती है तो वह सामने नहीं देखते कि कौन है। समीरा पहले तो प्रेग्नेंट है, और ऊपर से वो उसी इंसान के साथ भाग गई जिसने उसे पहले धोखा दिया, और उनको भगाने वाली रांझना है। ये सोचते ही अस्तित्व का तो दिमाग ही खराब होता जा रहा था। दामिनी ने अभी तक अस्तित्व को यह नहीं बताया था कि समीरा ने उससे झूठ कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। उनकी अस्तित्व से इन दिनों बात ही नहीं हुई, तो वह कैसे इन सब के बारे में बताती। और अब तो उनके दिमाग में ये सब कुछ था ही नहीं। उन्हें बस समीरा की फिक्र थी। उन्हें ये बिल्कुल याद नहीं कि अस्तित्व को समीरा की असली सच्चाई नहीं पता। वहीं अस्तित्व तो मन ही मन यही सोच रहा था कि रांझना ने समीरा को उससे बदला लेने के लिए अभय के साथ भगा दिया। सब तरफ खोजने के बावजूद जब किसी के हाथ कुछ नहीं आया तो सब हताश होकर घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अभय और समीरा एक ट्रक में थे जो पुआल से भरा हुआ था। दोनों उसके अंदर थे। अभय ने समीरा को अच्छे से पकड़ा हुआ था, तो वही समीरा ने भी अभय के सीने पर अपना सिर रखा हुआ था। समीरा किसी वजह से भागी थी, तो वो बस अपने पापा की वजह से। उसके पापा हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और बहुत खतरनाक थे। अब तो अभय भी अपने पापा के बारे में सोच रहा था। ये सब के बारे में सोचकर उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सब कुछ के बारे में सोच रहा था। समीरा की आंखें बंद थी। उसे अंदर ही अंदर यह डर तो लग ही रहा था कि वो दोनों पकड़े न जाए। अगर पकड़े गए तो अभय की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। समीरा सिर उठाकर अभय को देखती है और बहुत ही धीरे से बुलाती है, अभय। अभय जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, वह तुरंत समीरा को देखता है। समीरा उसे देखकर कहती है, हम जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो शादी कर लेंगे, उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता। समीरा की बात सुनकर अभय उसे कसकर पकड़ लेता है और उसे अपने सीने में छुपा लेता है। समीरा की उम्र बस 19 साल की थी, वहीं अभय की 23। अभय को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह समीरा को लेकर भाग तो गया, लेकिन वह उसे कहाँ लेकर जाए। वह तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया था। अभय परेशान सा हो जाता है, लेकिन वह अपने प्यार के लिए कुछ न कुछ तो कर लेगा, उसे यह यकीन था।
समीरा अब अभय के सीने से लगे हुए उन दिनों को याद करने लगती है जब वह अभय के साथ कॉलेज में छुप छुप कर मिला करती थी। इन अंधियारों में भी उसे अपने वो उजाले कॉलेज की याद आ रही थी। वह उन्हें याद करते हुए खुशी जाती है। फ्लैशबैक। समीरा लंच करने के बाद इधर उधर देखती है, क्योंकि स्टूडेंट के नाम पर कुछ बॉडीगार्ड ही स्टूडेंट बनकर आए थे ताकि वह समीरा को देख सके। समीरा सभी से छुपते छुपाते हुए स्टोर रूम में पहुंचती है जहां पुराने और टूटा फूटा सामान रखा जाता था। उसके अंदर जाते ही समीरा अपने हाथों को एक दूसरे में रगड़ती है। वह जैसे ही मुड़ने वाली होती है कि तभी अचानक कोई खींच लेता है। समीरा सीधे उसके सीने से टकरा जाती है। समीरा सिर उठाकर उसे देखती है तो उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अभय खड़ा था। अभय समीरा का सीनियर था और उस वक्त उसका कुछ ज्यादा ही जोश था। अभय समीरा की दोनों कमर को पकड़े कहता है, मेरी जाने मन, कब तक हम यूं ही छुपते छुपाते मिलते रहेंगे। समीरा उसके हाथों को कमर से हटाते हुए कहती है, जब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, वैसे छुपते हुए मिलने में क्या बुराई है। इतना बोलते ही समीरा बेंच को अपने रुमाल से पोंछती है और दोनों वहां बैठ जाते हैं। अभय कहता है, बुराई तो नहीं है, मगर मैं छुपकर नहीं दिखाकर प्यार करना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें कहना चाहता हूँ, समीरा, आई लव यू। समीरा मुस्कुराने लगती है। उसे ऐसा देखकर समीरा को अभय पर बड़ा प्यार आता है। समीरा अभय के हाथ को पकड़ लेती है और उसके कंधे पर सिर रख लेती है। अभय भी समीरा के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है, जैसे उसने पूरी जिंदगी के लिए उसका हाथ थाम लिया हो। समीरा और अभय बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। समीरा थोड़ा सीरियस होकर कहती है, अभय, मुझे कभी धोखा मत देना। मेरी रूह तुम में बसती है। अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो मेरी रूह भी मुझे हमेशा के लिए धोखा दे देगी। अभय तुरंत ही उसके दोनों हाथ को पकड़कर कहता है, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अभय सिर्फ समीरा का है और समीरा का ही रहेगा। ये सुनते ही समीरा के पेट पर जैसे तितलियां उड़ने लगती हैं। खुशी से वह अंदर ही अंदर झूम रही थी। फ्लैशबैक एंड। पिछले दिनों को याद करते हुए समीरा के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह अब मन ही मन इस बात से खुश हो जाती है कि अब अभय और वो बहुत जल्द एक हो जाएंगे। फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर पाएगी। दीवान पैलेस। सब लोग घर आ चुके थे। सरस्वती को अपनी बेटी के बारे में पता चल गया था। वह अभय के साथ भाग गई है। ये सुनकर तो वह रोने लगती है। कोई भी माँ बाप जब ये सुनते हैं कि उनकी बेटी, जिन्हें उन्होंने इतनी मुश्किल से पाल पोसकर बड़ा किया, वह किसी लड़के के साथ भाग गई है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वह तड़प उठते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर का आधा हिस्सा कोई चीर कर ले गया हो। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा सरस्वती का। वह अपनी बच्ची को देखे बिना कैसे रह सकती थी। सरस्वती रोते रोते वही बेहोश हो जाती है। उनके बेहोश होते ही सहास्य जल्दी से अपनी बहन को उठाकर कमरे में ले जाते हैं। सब सरस्वती की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। उनके देखभाल के लिए सुनंदा और सुपर्णा वहीं रुक जाती हैं। सरस्वती जैसे ही होश में आती है तो वह रोते हुए कहती है, पता नहीं किस हालात में होगी मेरी बच्ची, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। जरूर उस लड़के ने उसे बहला फुसलाकर भगाया है, वरना मेरी बेटी वैसी नहीं है। अगर भीष्म को पता चला तो वो क्या करेंगे। इतना बोल वह फूट फूट कर रोने लगती है। किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर सुनंदा और सुपर्णा उसे सुलाने की कोशिश करती है, मगर सरस्वती मानने को ही तैयार नहीं थे। बाहर मौसम भी खराब होने लगा था। बहुत तेजी से हवा चल रही थी और बिजली कड़कने लगी थी। सुपर्णा को कुछ ख्याल आता है और वह एकदम से उठकर कहती है, भाभी, मैं अभी आती हूँ, आप दीदी का ख्याल रखते रहिए। सुनंदा हमें सिर हिलाती है। सुपर्णा तेज कदमों से चलते हुए बाहर जाती है। वह देखती है कि मौसम का हालत हद से ज्यादा खराब होने लगा था। खिड़की बहुत जोर से खुल रही है और बंद हो रही है। सुपर्णा पहले तो जाकर खिड़की को बंद करती है। उनके साथ सर्वेंट भी खिड़की बंद करने लगते हैं। खिड़की बंद करने के बाद सुपर्णा जल्दी से अस्तित्व के कमरे की ओर बढ़ जाती है। वह जल्दी से उसके कमरे में जाते ही उसे बुलाती है। अस्तित्व। बुलाते हुए वह अस्तित्व के कमरे में पहुंचती है। अस्तित्व सोफे पर लीन होकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसने अपने एक हाथ से मुंह ढका हुआ था। उसे ऐसा देखकर सुपर्णा आगे बढ़ते हुए उसे फिर से आवाज देती है, अस्तित्व। अस्तित्व अब भी चुपचाप वहीं बैठा हुआ था। सुपर्णा फिक्र भरी आवाज में पूछती है, अस्तित्व, रांझना कहाँ है? वो आई क्यों नहीं? अस्तित्व बहुत देर तक चुप रहता है। सुपर्णा फिर से उससे सवाल करने वाली थी कि तभी अस्तित्व अपनी भारी आवाज में कहता है, यहाँ समीरा गायब है। बुआ का रो रोकर बुरा हाल है और आपको उस लड़की की पड़ी है जो हमारी कुछ नहीं लगती। सुपर्णा उसे हैरानी से देखती है। तभी बाहर जोर से बिजली कड़कड़ने की आवाज आती है।
सुपर्णा बाहर के खराब मौसम को देखकर अस्तित्व को देखती है और कहती है, अस्तित्व, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो लड़की इस घर की बहू है और आपने खुद उसे अपनी पत्नी बनाया है, वो खुद आपके पास नहीं आई है। सुपर्णा की बात सुनते ही अस्तित्व चुप हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद अस्तित्व अपने चेहरे से हाथ हटाता है और अपनी माँ को देखते हुए कहता है, ठीक है, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। मैंने उसके साथ जबरदस्ती की और मैं पूरी जिंदगी उसे अपनी पत्नी बनने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन आज जो उसने किया वो गलत था। वो ऐसे कैसे किसी के घर की बेटी को भगा सकती है? आखिर उसे ये करने का हक किसने दिया? सुपर्णा अपने बेटे को देखती है जिसके आंखों में रांझना के लिए गुस्सा और नाराजगी साफ दिख रही थी। मौसम अब और भी ज्यादा खराब होने लगा था। बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे किसी के ऊपर भी गिर जाए। सुपर्णा ये देखकर परेशान होकर कहती है, अस्तित्व, आप अपना गुस्सा बाद में उतार लीजिए। मौसम बहुत खराब होता जा रहा है, आप प्लीज रांझना को लेकर आइए। अगर उसने कोई गलती की भी है तो भी आप उसे ऐसे मौसम में अकेले नहीं छोड़ सकते। वो आपकी जिम्मेदारी है और आपको अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर उसे कुछ सुपर्णा उससे आगे कुछ कहती उससे पहले अस्तित्व तुरंत कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अस्तित्व के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। सुपर्णा उसकी ये बात सुन चुप रह जाती है। काफी देर तक वहां शांति पसर जाती है। सुपर्णा अब बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, अस्तित्व, अगर समीरा को भी कोई ऐसे छोड़ देगा तो आप यही कहेंगे। रांझना किसी की बेटी है और हमने उन्हें वचन दिया है कि हम उनकी बेटी को सही सलामत रखेंगे। अस्तित्व कुछ रिएक्ट नहीं करता, जैसे उससे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। सुपर्णा कहती है, ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन याद रखिए अगर रांझना को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। इतना बोलते ही सुपर्णा तुरंत अस्तित्व से नजर हटाकर वहां से चली जाती है। वहीं अस्तित्व वहीं चुपचाप खड़ा रह जाता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। चैप्टर 14 एंड वेल। बाहर बहुत ही ज्यादा तेज बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आ गया हो। हवाएं से चल रही थी जैसे पेड़ को उखाड़ कर ले जाए। अस्तित्व बाहर की ओर देखता है। वह बालकनी के दरवाजे में खड़ा होकर खराब मौसम को कुछ पल देखता है। फिर कुछ सोचकर वह बालकनी के दरवाजे को बंद कर लेता है। इतना करते ही वह जाकर बेड पर लेट जाता है। अस्तित्व ने ये सोच तो लिया था कि वह सोएगा, लेकिन उसका चैन कहाँ मानने वाला था। उसकी आंखें कहाँ बंद होने वाली थी। अस्तित्व का मन बहुत ही बेचैन सा हो रहा था। बहुत देर तक इधर उधर करवट बदलने के बाद अस्तित्व उठकर बैठ जाता है। वह उठकर कुछ सोचते हुए फिर से बाहर खराब मौसम को देखता है, फिर उठकर कमरे से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अस्तित्व की कार उसी मंदिर के सामने रुकती है। अस्तित्व कार से बाहर निकलकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। इस दौरान वह बारिश की वजह से भीगने लगता है। हवाओं का असर का भी उसे पता चल रहा था। हवाएं बहुत तेज चल रही थी। अस्तित्व मंदिर में जैसे ही पहुंचता है तो उसकी नज़र नीचे बैठी हुई रांझना पर जाती है। मंदिर को बंद कर दिया गया था क्योंकि बहुत तेजी से हवा चल रही थी। रांझना दीवार से सटकर सिकुड़कर बैठी हुई थी। वह पूरी तरह से भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। मंदिर में रांझना के अलावा कोई भी नहीं था। अस्तित्व उसे ऐसा देखकर आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाने वाला होता है, पर तभी अचानक ही उसे कुछ याद आता है जिससे उसके कदम वहीं ठहर जाते हैं। अस्तित्व कुछ सोचता है और अपने कदम पीछे कर लेता है। अस्तित्व अब अपने कदम पीछे करते हुए वापस कार में आ जाता है। वह कार में बैठकर वहीं से मंदिर को देख रहा था। बारिश बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वही अस्तित्व वहीं कार में बैठा रहा। उसकी इंसानियत जैसे उसकी नाराजगी में गायब हो चुकी थी। अस्तित्व के कदम न ही रांझना को लाने के लिए आगे बढ़ रहे थे और न ही उसे छोड़ने के लिए पीछे हट रहे थे। अस्तित्व उसी तरह पूरी रात अपनी कार में बैठा रहा। वह भी गीला हो चुका था। वह उसी तरह से वहां सो गया। अगली सुबह पंडित जी मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए सुबह सुबह आ गए। वह जैसे ही दरवाजे खोलने को आगे बढ़ते हैं तभी उनकी नज़र रांझना पर पड़ती है। रांझना को देखते ही पंडित जी कहते हैं, हे प्रभु, कहीं ये लड़की पूरी रात तो इस तूफान में बैठी नहीं रही। वह जल्दी से रांझना के पास जाते हैं। पंडित जी उसके सिर पर हाथ रखे उसे बुलाते हैं। बेटी, रांझना अब तक भीगी हुई थी क्योंकि बारिश रुके हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसका शरीर किसी आग की तरह तप रहा था। पंडित जी के बुलाने पर भी जब रांझना नहीं उठती तो वह लोगों को बुलाते हैं। उनके बुलाने से कुछ लोग इकट्ठा होते हैं जो अभी मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे। एक आदमी रांझना को हल्का सा हिलाता है। उसके हिलाते ही रांझना वही जमीन पर गिर जाती है जैसे उसमें कोई जान ही न हो। वह ठंड से कांपते कांपते बेहोश हो चुकी थी। रांझना को बेहोश देख लोग थोड़े घबरा जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी, साथ ही लोग चिल्ला भी रही थे।
इसी बीच अस्तित्व की आंखें भी खुल जाती हैं। कुछ वक्त तो अस्तित्व को यह समझने में लग जाता है कि आखिर वह है कहाँ, लेकिन उसे जल्द ही याद आ जाती है क्योंकि उसके याद करने की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसकी नज़र अब लोगों पर जाती है जो बड़ी ही तेजी से मंदिर की ओर भागकर जा रहे थे। अस्तित्व को कुछ याद आता है और वह भी कार से निकलकर मंदिर की ओर बढ़ जाता है। अस्तित्व भीड़ को चीरते हुए वहां तक पहुंच जाता है जहां रांझना बेहोश पड़ी हुई थी और लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। कोई उसके हाथों को रब कर रहा था तो कोई उसके पैरों को। अस्तित्व जब रांझना को इस तरह से बेहोश देखता है तो एकदम से उसका दिल बैठ जाता है। वह आगे बढ़कर रांझना को उठाकर बैठाता है। अस्तित्व को एहसास होता है कि रांझना आग की तरह जल रही है, उसका पूरा शरीर बहुत ज्यादा गर्म था। अस्तित्व रांझना के बेहोश चेहरे को देखता है, फिर एकदम से ही उसे गोद में उठा लेता है। अस्तित्व अब रांझना को लेकर वहां से चला जाता है। वही सभी लोग उसे देखते रहते हैं। सब लोग अस्तित्व को अच्छी तरह से जानते थे मगर रांझना को कोई नहीं जानता था। हालांकि अस्तित्व हमेशा लोगों की हेल्प करता था तो सब ये देखकर यहाँ हैरान नहीं होते, उन्हें तो यह नॉर्मल हो लगता है। दीवान पैलेस। हॉस्पिटल बहुत दूर था इसलिए अस्तित्व रांझना को घर लेकर ही आ गया था। डॉक्टर को भी उसने पहले ही बुला लिया था। डॉक्टर नंदना को चेक करते हैं, उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी दिखती है। वह अस्तित्व के पास जाकर कहते हैं, रात भर भीगने की वजह से पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब है, सबसे पहले तो इसके कपड़े उतारने होंगे। अस्तित्व जैसे ही यह सुनता है तो वह जल्दी से नीचे जाता है, लेकिन अफसोस नीचे कोई भी नहीं था। समीरा के बारे में सोच सोचकर सरस्वती का बुरा हाल हो चुका था। वह बीमार हो चुकी थी, इस वजह से सब हॉस्पिटल गए थे और कुछ आज भी समीरा को ढूंढने गए थे। अस्तित्व हताश होकर कमरे में आता है। वह डॉक्टर को देखकर कहता है, डॉक्टर अब तक तो इसके कपड़े सूख चुके हैं, फिर उतारने की क्या जरूरत है। डॉक्टर अस्तित्व को तुरंत समझते हुए कहते हैं, मिस्टर अस्तित्व, उनके कपड़े अंदर से गीले हैं, अगर उतारा न गया तो प्रॉब्लम होगी, ऑलरेडी पूरी रात भीगी है। अस्तित्व अब इधर उधर देखने लगता है, उसे अनकंफर्टेबल सी हो रही थी। डॉक्टर उसे हिचकिचाता हुआ देखकर रांझना को देखता है। रांझना के मांग में अब भी हल्की सिंदूर दिख रही थी और साथ में उसका मंगलसूत्र भी। डॉक्टर सिंदूर और मंगलसूत्र देखकर कहते हैं, आप इनके हस्बैंड को बुला दीजिए। डॉक्टर को पता नहीं था कि अस्तित्व ही रांझना का हस्बैंड है। क्योंकि वह दीवान परिवार का फैमिली डॉक्टर था तो उसे ये तो अंदाजा हो चुका था कि रांझना इस घर की नहीं है, या तो नौकर होगी या फिर अस्तित्व के दोस्त की बीवी। अस्तित्व चुप खड़ा था, वह अपने मुंह से यह बिल्कुल नहीं बोलता कि रांझना का हस्बैंड वह है। कुछ देर तक तो अस्तित्व चुपचाप खड़ा रहता है, फिर खांसते हुए खुद को नॉर्मल कर वह कहता है, ठीक है डॉक्टर, मैं कपड़े चेंज करवा दूंगा, आप अपना काम कर दीजिए। डॉक्टर रांझना को एक इंजेक्शन लगाता है, फिर कुछ दवाई रखते हुए कहता है, अब होश आने की कोई गुंजाइश नहीं है, रात तक या कल सुबह तक होश आ जाएगा। मैंने दवाई दे दी, वक्त पर दे दीजिएगा और ठंडे पानी से फिलहाल कुछ दिनों के लिए परहेज रखे। अस्तित्व कोई जवाब नहीं देता। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर जाते हुए भी कहकर गए कि रांझना की ड्रेस को जल्द उतारा जाए। अस्तित्व अब सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे। कुछ सोचते हुए वह सुपर्णा को कॉल करता है मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसका फोन बस बजता जा रहा था। सुपर्णा ने अपना फोन घर में ही छोड़ दिया था। अस्तित्व थक हार कर रांझना के सामने खड़ा होता है। उसकी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी कि वह रांझना के कपड़े उतारे। अस्तित्व धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाता है। उसके हाथ रांझना के करीब ही पहुंचा था कि वह तुरंत अपने हाथ को पीछे कर लेती है। अस्तित्व फिर से पीछे होकर फिर एक बार अपनी मां को कॉल करता है मगर कहाँ सुपर्णा फोन उठाने वाली थी। फोन उसके पास होगा तभी तो वह रिसीव करेगी। अस्तित्व परेशान सा हो जाता है। वह एक नज़र फोन को देखता है, फिर रांझना को देखता है। अस्तित्व कुछ देर तक सोचने के बाद रांझना को कंबल से अच्छी तरह से ढक देता है और उसके पीछे जाकर धीरे धीरे उसकी साड़ी को निकालने लगता है। वह दूसरी ओर भी देख रहा था और अपनी आंखें भी बंद किए हुए था। अस्तित्व रांझना की साड़ी को उतारने के बाद अपना हाथ कंबल के अंदर घुसाता है। उसके हाथ रांझना की पीठ पर जा ठहरते हैं। वह रांझना के ब्लाउज को खोलता है। अस्तित्व को बहुत ही अजीब लग रहा था। वह किसी भी तरह से रांझना के सारे कपड़े निकाल देता है। कपड़े निकालते ही वह तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे अब उस कमरे में बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके जाने के बाद कमरे में इकलौती रांझना रह जाती है। रांझना बेड पर अकेली कंबल से ढकी हुई बेहोश पड़ी थी। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट: आज और छोटा चैप्टर है, कल से दिन में ही दे दूंगी क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा नींद आती है। और जहां तक रांझना को मजबूत बनाने की बात आती है तो रांझना क्या है वो तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा।
15 दामिनी टोल्ड द ट्रूथ। शाम का वक्त, अस्तित्व कमरे में आता है। उसकी नज़र रांझना पर जाती है। रांझना की आंखें अब भी बंद थीं मगर उसके होठ लपलपा रहे थे जैसे वह पानी की तलाश में हो। अस्तित्व के कदम न चाहते हुए भी रांझना की ओर बढ़ जाते हैं। वह रांझना के पास खड़ा होकर उसे गौर करता है। रांझना के होठ सूख चुके थे और उसे पानी की तलब थी। अस्तित्व को समझ तो आया नहीं था लेकिन फिर भी उसका मन हुआ कि वह रांझना को पानी पिलाए। उसे ऐसा लगा जैसे रांझना को प्यास लगी है। उसके प्यासे होने का अनुमान उसने लगा लिया। अस्तित्व ग्लास का पानी उठाता है मगर उसे समझ नहीं आता कि वह रांझना को पानी कैसे पिलाए। रांझना तो अब तक बेहोश ही थी, बिना होश की ऐसे ही लेटी हुई थी। अस्तित्व ग्लास का पानी वापस से टेबल पर रखता है और उससे मुंह मोड़कर जाने लगता है। उसने बस एक कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक उसके कदम रुक गए। वह फिर से रांझना को देखता है। रांझना के सूखे होठ पानी की तलाश में थे लेकिन उसे होश नहीं था, जिस वजह से वह उठकर खुद अपने प्यास को बुझा भी नहीं पा रही थी। अस्तित्व उसे चुपचाप देख रहा था। उसका क्या मन हुआ, वह आकर रांझना के पास आकर बैठ गया। अस्तित्व रांझना के पास जाकर बैठ जाता है और उसके सिर को अपने गोद में रख लेता है। वह उसके चेहरे को हल्का उठाकर ग्लास का पानी उठाता है और रांझना के होठों से लगा देता है। रांझना को तो बस इसी चीज की तलब थी। उसके होठों को जैसे ही पानी छूती है वह जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कितने दिनों की प्यासी हो। रांझना किसी प्यासे की तरह पानी पीती जा रही थी। वह एक पल के लिए भी सांस लेने के लिए तक नहीं रुकी। वह पानी पीती गई तो बस पीती गई। जब ग्लास का पानी खत्म हुआ तो भी वह पीने की चाह में होठों से पानी को खोजने लगी। अस्तित्व ग्लास में फिर से पानी भरता है और फिर एक बार ग्लास को रांझना के होठों से सटा लेता है। रांझना पानी पीती है। इस बार उससे पूरा पानी नहीं पिया जाता। अस्तित्व पानी के ग्लास को साइड में रखता है। रांझना का शरीर अब तक बहुत गर्म था और उसकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। अस्तित्व रांझना को बहुत ही आराम से बेड पर लेटाता है। इस दौरान वह रांझना के ऊपर झुक जाता है। रांझना के शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे। वह चादर से लिपटी हुई थी क्योंकि उसे अब तक ठंड लग रही थी। रांझना के इतने करीब होने से अस्तित्व का दिल भी गुस्ताखी कर बैठता है। वह अस्तित्व की मर्जी के बगैर धड़कने लगता है। वैसे भी दिल पर किसका जोश चलता है। उसे जब धड़कना होता है तो वह जरूर धड़कता है। अस्तित्व रांझना से दूर होने के मकसद लिए जैसे ही पीछे हटता है तो तुरंत ही रांझना का पहना मंगलसूत्र उसे बांधकर अपने करीब खींच लेता है। वह इतना करीब खींच लेता है कि अस्तित्व को रांझना का चेहरा देखना ही पड़ता है। अस्तित्व रांझना के बेहद करीब आ जाता है और उसके मासूम चेहरे को देखने लगता है। उसकी आंखें रांझना के मासूमियत में किसी सपने के भांति खो जाती हैं। करीब से उसने पहले भी रांझना को देखा था लेकिन आज की बात ही अलग थी। अस्तित्व ऐसा खोता गया जैसे उसे मंजिल ही न पता हो, जैसे उसे ठहरने का मौका ही न मिला हो। उसकी धड़कने, उसकी आंखें और उसका दिमाग उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। अस्तित्व रांझना के करीबी में खोया ही हुआ था कि तभी शिवांश अंदर आते हुए उसे बुलाता है। भाई, उसके बुलाते ही अस्तित्व हड़बड़ी में फिर पीछे हटने वाला था कि तभी फिर एक बार रांझना का मंगलसूत्र उसे खींच लेता है और फिर एक बार वह रांझना के बेहद करीब हो जाता है। शिवांश दोनों को इतने करीब देखकर तो बस आंखें फाड़े देखता रह जाता है। उसने ऐसा सीन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। शिवांश तुरंत होश में आकर कहता है, भाई, जब आप फ्री हो जाए तो आप नीचे आ जाना। दादी बुला रही हैं, आराम से आना। मैं दादी को कह दूंगा कि भाई भाभी के साथ बिजी हैं। शिवांश के चेहरे पर शरारत साफ झलक रही थी। अस्तित्व उसे देखकर गुस्से से अपने दांत पिसता है। वह कुछ बोलने ही वाला था पर उससे पहले शिवांश वहां से 9-2-11 हो जाता है। अस्तित्व बस अपने दांत को गुस्से से पीसता रह जाता है। अस्तित्व अब रांझना के फंसे मंगलसूत्र को निकालता है फिर वहां से बिना वक्त गंवाए कमरे से निकल जाता है। नीचे एक अलग ही माहौल चल रहा था। हॉल में ब्रिजेश खड़े थे। आज वह अपनी पत्नी के साथ नहीं आए थे, वह अकेले ही दाखिल हो चुके थे। अस्तित्व सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ हॉल में आता है। ब्रिजेश थोड़े गुस्से भरे आवाज में कहता है, मैंने तो सुना था दीवान पैलेस भगवान का घर है जहां हर किसी को इंसाफ मिलता है, लेकिन यहाँ तो अलग ही चल रहा है। जब मैंने कहा कि रांझना हमारे घर की बहू है तो है, फिर आप सबने मेरे बेटे को अपनी बेटी के साथ क्यों भगा दिया ताकि रांझना आप सबके साथ रहे? ये क्या बात हुई भाई? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर रांझना हमारी बहू नहीं तो बेटी बनकर रहेगी। मैं आज इसी वक्त रांझना को यहाँ से लेकर जाऊंगा। वो सिर्फ हमारे घर में रहेगी। आप सब उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। सुना आपने? दामिनी बड़े ही गौर से ब्रिजेश को देख रही थी। ब्रिजेश की आंखों में रांझना के लिए कुछ चिंता तो दिख नहीं रही थी।
लेकिन रंजना को अपने पास रखने का पागलपन जरूर दिख रहा था। दामिनी बस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रंजना में ऐसा क्या है जिससे ब्रिजेश इतने पागल हुए जा रहे हैं। न ही रंजना बोल सकती थी, न ही अमीर थी और न ही उसकी कोई पहचान थी। ब्रिजेश अब बिना किसी पर ध्यान दिए सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। रंजना सिर्फ हमारी है, मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। बोलते हुए वह एक सीढ़ी पर चढ़े ही थे कि तभी अस्तित्व उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ब्रिजेश सिर उठाकर अस्तित्व को देखता है। अस्तित्व के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वह बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। अस्तित्व अपने बेहद सीरियस आवाज में कहता है, वो मेरी वाइफ है, उसे ले जाना तो दूर, मेरे बगैर इजाजत के आप छू भी नहीं सकते। वो आपकी नहीं, मेरी है। सभी लोग जब अस्तित्व को इस तरह से देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अस्तित्व अब वार्निंग वाले टोन में कहता है, अब आप यहाँ से खुद जाएंगे या फिर मैं इंतजाम करवाऊं। अस्तित्व की वार्निंग टोन से ब्रिजेश के कदम पीछे हो जाते हैं। वह जानता तो था कि अगर उसने दीवान फैमिली से पंगा लिया फिर तो उसकी खैर नहीं। ब्रिजेश बहुत ही गुस्से से अस्तित्व और दामिनी को देखता है, फिर तुरंत वहां से चला जाता है। सुपर्णा और बाकी सब भी ब्रिजेश को जाता हुआ देखते हैं। ब्रिजेश जैसे ही बाहर निकलता है वह अपने कार के बोनट पर जोर से हाथ मारता है और घर की ओर देखकर मन ही मन गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अस्तित्व दीवान, मन में सोचते हुए वह कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। वहीं अंदर सहस्य अपनी मां को देखते हुए कहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, आखिर ब्रिजेश को इस लड़की से चाहिए क्या? उसका बेटा भी नहीं है और बेटी नहीं रहती तो अलग बात होती। उसकी बेटी है, उसके बावजूद सभी को बात गड़बड़ लग रही थी। दामिनी सोचते हुए कहती है, मैं भी यही सोच रही हूँ, एक गरीब लड़की जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसे पाने के लिए ये इतना क्यों बेचैन है? मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। अस्तित्व जहाँ था वही खड़ा था, उसे तो जैसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। दामिनी कुछ सोचते हुए अस्तित्व को देखकर कहती है, अस्तित्व, चाहे कुछ भी हो जाए आप रंजना का साथ कभी मत छोड़ना। ये मेरा आदेश है। ये आदमी उसके साथ कुछ तो गलत करने वाला है। एक बार दामिनी के बात को अस्तित्व मना भी कर दे, मगर वह दामिनी के आदेश को कभी ठुकरा नहीं सकता था। अस्तित्व चुप था। उसने इस वक्त जो भी ब्रिजेश को कहा था वह सिर्फ दामिनी के इशारे पर कहा था। दामिनी अस्तित्व के पास आती है और कहती है, हमने पहले तो आपकी मर्जी मांगी थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप रंजना की पूरी जिम्मेदारी ले, उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दे। अब रंजना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है और हम आपके मुंह से न नहीं सुनना चाहते। अस्तित्व खड़ा था और वह खड़ा ही रह गया। उसने न हाँ कहा और न ही नहीं। अस्तित्व को ऐसे चुपचाप खड़ा देखकर उसके पापा सत्यम कहते हैं, लेकिन माँ, अस्तित्व इस घर का सबसे छोटा बेटा है, उनके हाथ में आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंप सकते हैं? दामिनी सत्यम को घूरकर देखती है, क्योंकि उसने दामिनी के फैसले के बीच टांग अड़ाई थी। दामिनी के देखते ही सत्यम का सिर नीचे झुक जाता है। ऐसा नहीं था कि वह दामिनी से डरते थे, वह बस अपनी माँ की इज्जत करते थे, इसलिए उनके खिलाफ बोलते नहीं थे। सिर्फ वही नहीं, घर का कोई भी सदस्य उनके खिलाफ नहीं बोलते। दामिनी हमेशा अपने बच्चों को सही राह ही दिखाती आए हैं, उन्होंने कभी गलत दिशा नहीं दिखाई। दामिनी थोड़ी तेज आवाज में कहती हैं, सत्यम, शायद आप भूल रहे हैं कि अस्तित्व एक प्रेसिडेंट है। अगर वो बेंगलोर जैसे शहर को अकेले संभाल सकते हैं तो उनके लिए एक लड़की की जिम्मेदारी लेना कौन सी बड़ी बात है? सत्यम पूरी तरह से चुप हो चुके थे, उनके मुंह से चू तक नहीं निकलती। दामिनी अब अस्तित्व को देखकर कहती है, वो भी लड़की नहीं, उसकी खुद की बीवी। अपनी बीवी की ही तो जिम्मेदारी दे रही हूं मैं उसे। अस्तित्व का सिर झुका हुआ था, वह अपनी दादी के बातों को बस सुनता जा रहा था। दामिनी के फैसलों को सुनते सुनते सरस्वती अपनी आपत्ति जताते हुए कहती है, आप उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? उसने हमारी समीरा को एक ऐसे लड़के के साथ भगाया जिसने उसे पहले भी धोखा दिया था। मुझे तो ये लड़की ही सही नहीं लगती। जब से आई है घर में कुछ न कुछ हो रहा है। अगर समीरा के बारे में उसके पापा को पता चला तो। इतना बोलते ही उनके आंखों में आंसू बरस जाते हैं। दामिनी अपनी बेटी के आंखों में रंजना के लिए नाराजगी या यूं कहे थोड़ी नफरत साफ देख पा रही थी। दामिनी सपाट से जवाब देते हुए कहती है, रंजना की कोई गलती नहीं है, गलती समीरा ने की है। उसने झूठ कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। समीरा और अभय एक दूसरे से प्यार करते हैं। समीरा ने अस्तित्व से झूठ कहा था कि वो प्रेग्नेंट है ताकि अस्तित्व अभय को सजा दे सके। ये सुनते ही अस्तित्व सिर उठाकर हैरान भरी नजरों से अपनी दादी को देखती है। दामिनी आगे कहती है, आई एम श्योर समीरा रंजना का यूज करके अभय के साथ भागी है, वरना रंजना खुद समीरा को मंदिर लेकर नहीं जाती। उसने दोनों को भगाने में बेशक हेल्प की होगी, लेकिन प्लानिंग सारा समीरा का है।
रांझना, वो बेचारी तो कुछ बोलती भी नहीं है। अस्तित्व जैसे जैसे ये सारी बातें सुनते जा रहा था, उसके अंदर जो रांझना के लिए थोड़ी बहुत भी नफरत बची थी वह जैसे खत्म हो गई। मतलब वह जिसे गुनहगार मान रहा था उसने समीरा के प्यार को बचाने में हेल्प की। अस्तित्व को यह अच्छी तरह से पता था कि समीरा अभय से बहुत प्यार करती है। समीरा ने ये खुद अस्तित्व को बताया था। अस्तित्व ने यह भी सुना कि रांझना बोलती नहीं है, पर उसे अब भी यह समझ नहीं आया था कि वो गूंगी है। उसे बस लगा कि वह किसी के सामने कुछ नहीं बोलती। उसने भी देखा था, कई बार उसके साथ रहा, लेकिन उसने रांझना के मुंह से एक शब्द नहीं सुना था। अस्तित्व को बस यही लग रहा था कि रांझना इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं और वो छोटे से गांव में रहने वाली है। सरस्वती जब ये सब कुछ सुनती है तो उसे अब समीरा की ओर ज्यादा फिक्र होने लगती है। प्यार व्यार का चक्कर सुनकर तो समीरा के पापा उसे अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे। दामिनी सरस्वती को देखकर कहती है, दूसरों की गलती देखने से पहले हमें खुद की गलती भी देखनी पड़ती है। और क्या कहा आपने रांझना, जब से यहाँ आए हैं कुछ न कुछ हो रहा है। असल में गलती तो आपकी बेटी की है। नहीं वो अस्तित्व से झूठ बोलती, नहीं अस्तित्व अभय के घर जाता, ना ही वह रांझना से जबरदस्ती शादी करता, और नहीं आज ये सब होता। सबकी जड़ समीरा है। अब बस हमें उसे ढूंढना है, वरना दामाद जी को पता चला तो फिर तो। इतना बोल वह चुप हो जाती है। उनके चेहरे पर परेशानी झलक उठती है। दामिनी सब कुछ सोचते हुए एक गहरी सांस लेती है। वह टाइम देखती है जिसमें रात के करीब 8 बज चुके थे। दामिनी सबको देखते हुए कहती है, डिनर का टाइम हो गया है, सुपर्णा सुनंदा डिनर की तैयारी कीजिए। इतना कहते ही वह अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सब खामोश होकर खड़े थे। सच्चाई सुनने के बाद अस्तित्व को तो इतना ज्यादा पछतावा सा होता है कि वह वहां से हिलता तक नहीं। उसके जैसे पैर जम चुके थे। उसे अब अपनी सारी गलतियां दिख रही थीं। एक गलतफहमी की वजह से उसने रांझना को भारी बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया। अगर रांझना उस बारिश को सह नहीं पाती, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता, फिर तो उसकी जान भी जा सकती थी। उसकी इंसानियत कहाँ मर गई थी। अस्तित्व सब कुछ सोच रहा था और उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। डिनर के लिए सभी बैठ जाते हैं। सुपर्णा को यह खबर तो मिल गई थी कि रांझना को अस्तित्व वापस ले आया है, मगर उसकी तबीयत की जानकारी किसी को नहीं थी। सुपर्णा अस्तित्व को देखते हुए कहती है, अस्तित्व आप ही आइए, और रांझना कहाँ है? रांझना को भी लेकर आइए। सुपर्णा की बात सुनकर अस्तित्व को होश आता है। पहले तो वह सोच में पड़ जाता है कि वह क्या कहे, क्या जवाब दे। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, दिल में हो नहीं पाया, सो सॉरी। बहुत इंतजार तो करवाती हूँ, एक बार टाइम मैनेज हो गया तो ज्यादा परेशान नहीं करूंगी।